हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे गिट के इस कोर्स की। तो गाइस, गिट के इस कोर्स के अंदर हम लोग सारी चीज़ें गिट के बारे में समझने वाले हैं और गिट को कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सारी चीज़ें समझेंगे। तो आप पूरे के पूरे कोर्स को फॉलो करिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिट क्या है और वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गिट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों हमें चाहिए हमारी रियल लाइफ के अंदर, और फिर सबसे लास्ट में कि गिट को ही क्यों यूज करना चाहिए। मार्केट में और भी चीजें अवेलेबल है, बट व्हाई गिट ओनली। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन हम लोग गिट की, कि गिट क्या होता है। तो गिट इज एन ओपन सोर्स, गिट क्या है, एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वो क्या काम करता है, वो बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का काम करता है। अब गाइज, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो अब वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज पहले ये समझना जरूरी है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। गिट की डेफिनेशन में ये वर्ड जो आया है वो क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम को, फिर गिट को वापस से समझेंगे हम लोग। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जब भी फाइल्स में चेंज होता है तो वो एक रिकॉर्ड रखता है कि कब किस फाइल में क्या चेंज हुआ था। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सपोज समझ लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर आपने सपोज पहली बार जब उस एप्लीकेशन को बनाया तो वो वर्जन 1 होता है उसका। ठीक है, तो आपने उसके अंदर कुछ फाइल रखी, जैसे फाइल का नाम है ABCD और E, ये फाइल्स रखी आपने। अब आपने क्या किया, आपने थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ अपडेट्स किए। तो अपडेट्स करते टाइम आपने ABC और D रखा और E को आपने नाम कर दिया F। ठीक है, ये वर्जन आपका हो गया 2। और इस तरीके से आप एक नया वर्जन लेके आते रहे, तो वर्जन हो गया आपका 3। और फिर आपने ABCD और ई के अंदर आपने एफ इस बार हटाई दी, मतलब वो फाइल की जरूरत ही नहीं थी, हमने कोड को कंप्रेस कर दिया या कैसे भी हमने कोड मैनेज कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास 3 अलग-अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, 3 अलग-अलग वर्जन्स के। ठीक है, ये आपने एक सिक्योरिटी पर्पस से रखे थे कि कल को मुझे वापस पीछे वाले पर मूव करना होगा तो मैं कर पाऊंगा, या वापस इस तरफ मूव करना होगा तो मैं कर पाऊंगा। तो इस रीजन की वजह से आपने क्या किया था, आपने इन सभी को यहाँ पर मैनेज करके रखा हुआ है, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 को। बट जब भी आप वर्जन चेंज करेंगे, सपोज आप वर्जन 100 तक जाएंगे या वर्जन 10 तक भी जाएंगे, 100 तक भी जाएंगे, तो आपके पास उस टाइम 100 फोल्डर्स बन चुके होंगे। और सपोज आप उसको कंप्रेस करके रखते हो तो 100 जिप फाइल्स आपके पास बन चुकी होगी। और मान लीजिए अगर एक जिप फाइल आपकी 1 GB की है, तो आप 100 GB जो है वो वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इतने से एक प्रोजेक्ट के लिए। अब इन फ्यूचर अगर आप ऐसे 10 प्रोजेक्ट करते हैं तो 100 इंटू 10 जीबीज आप वेस्ट करने वाले हैं इस सिंपल से एक प्रोजेक्ट के लिए, या इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, तो ये इतना आप डेटा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ये वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर आपका खुद का सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है तो ये सारा डेटा आपका चला जाएगा। ठीक है, तो जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हमारी फाइल्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी जो इनिशियली जब भी प्रोग्रामर्स काम करते थे तो उन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस की होगी कि कैसे हम लोग वर्जन्स को वर्जन्स का ध्यान रखें कि इस वर्जन में ये था, इस वर्जन में ये था, और कभी हम लोगों को पीछे मूव करना हो तो कैसे मूव करेंगे। तो प्रोग्रामर ने इनिशियली वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनवाए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं और उस पॉइंट से एक आगे आने वाले नए-नए पॉइंट्स बनाते जाते हैं। तो जैसे ये वर्जन 1 हो गया, फिर आप आगे बढ़े तो वर्जन 2 हो गया, फिर आप आगे बढ़े वर्जन 3 हो गया, फिर आप आगे बढ़े वर्जन 4 हो गया, और ये सारा क्या करते हैं, एक रिपॉजिटरी में ये सारी चीजें स्टोर करते जाते हैं, जो कि वो उनका आप डेटाबेस भी कह सकते हो। अब ये अलग-अलग वर्जन्स जब-जब अपडेशंस हुए तब-तब स्टोर होते गए, और जब भी आपको किसी पीछे वाले वर्जन पे मूव करना हो तो आप इजीली मूव कर सकते हैं बिना किसी भी फाइल को एक्स्ट्रा मैनेज किए। मतलब वो जो आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो खुद ही मैनेज करता है कि कितने तारीख को, जैसे सपोज आज 9 जुलाई है, तो 9 जुलाई को आज सपोज 3:05 पर क्या चेंज हुआ है, वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम खुद मैनेज करके रखेगा। मतलब ये जो वर्जन्स है ना, इनमें भी सब वर्जन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इनमें बीच में कहीं पर आपने किसी फाइल के अंदर सिर्फ 2 कैरेक्टर का चेंज किया हो, तो वो भी आपका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि ये फाइल इतने बजे इतने टाइम को चेंज हुई थी। अब आपको कभी भी वापस उस वर्जन पे जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से 3 वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोग्रामर्स ने इंट्रोड्यूस किया वो था लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फिर आया सेंट्रलाइज, फिर आया डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो हम लोग गिट की बात कर रहे हैं वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है, तो पहले इसको समझते हैं हम लोग।
सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आपका जो लोकल सिस्टम होता है, ठीक है, ये आपका एक लोकल होस्ट हो गया। ओके, ये आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका जो लोकल होस्ट है वो आपकी मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो आपके एक लोकल सिस्टम में पड़ी है, मतलब आपके लोकल होस्ट में पड़ी है, और वहीं पर आपका एक लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो सारा डेटा है ना, आपने ट्रैकिंग का तो बना लिया, मतलब आपको बार बार जिप नहीं बनानी पड़ रही है, आपने एक डेटाबेस रखा है जो खुद ही ट्रैक करता है कि कितने बजे कौन सा चेंज हुआ, कितने बजे कौन सा चेंज हुआ, और ये आपका प्रोजेक्ट सारी यहाँ पर चीजें कॉन्फ़िगर्ड है। बट इन फ्यूचर कभी भी ये जो आपका लोकल पीसी था, वो क्रैश हो जाता है, ठीक है? अगर ये कभी भी क्रैश हो जाता है, तो इस केस में आपका जितना भी डेटा था, वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम ने जितनी भी ट्रैकिंग की थी, वो भी खत्म हो जाती है, मतलब वो भी आपको अब नहीं मिल पाएगी। किस केस में? लोकल वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम में, लोकल वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम के अंदर। फिर प्रोग्रामर ने थोड़ा-सा और दिमाग लगाया, सोचा कि लोकल वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम के लिमिटेशंस है बहुत सारे, जैसे एक ही सिस्टम पर वो रहता है, और अगर किसी और के साथ शेयर करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तब आए सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, तो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में 2 अलग-अलग कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? ये हो गया मेरा कंप्यूटर 1, और इसी तरीके से ये हो गया हमारा कंप्यूटर 2। 2 अलग-अलग कंप्यूटर्स होते हैं और एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका एक सर्वर। अब ये जो है कंप्यूटर 1, वो कंप्यूटर 1 जो है वो सर्वर पे डेटा भेजता है, और कंप्यूटर 2 भी सर्वर पर डेटा भेजता है, मतलब सारा डेटा एट द एंड कहां पर स्टोर होता जा रहा है, सर्वर पर स्टोर होता जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक सर्वर बेस्ड सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसपे सर्वर पर सारा डेटा आप भेजते जा रहे हो और वो वहां पर ट्रैक करता है कि कितने बजे क्या चेंज हुआ, मतलब आपका लोकल फाइल में कुछ भी नहीं है। बट इन केस कभी सर्वर ही क्रैश हो जाता है, तो कंप्यूटर 1 के पास भी कुछ नहीं है और कंप्यूटर 2 के पास भी कुछ नहीं है, दोनों का जो डेटा है वो पूरा पूरा क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया। हर बार जब भी आप काम करने बैठ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, सर्वर से बैकअप ले रहे थे, दोनों कंप्यूटर्स सर्वर से बैकअप ले रहे थे। फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारा गिट भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का जो काम करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ आपका कंप्यूटर 1 हो गया, ये आपका कंप्यूटर 2 हो गया, और इसी तरीके से आपका कंप्यूटर 3 हो गया। तो C1, C2 और C3, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि ये 3 अलग-अलग डेवलपर्स हैं, क्योंकि एक डेवलपर तो काम नहीं करेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है अगर, तो ये 3 अलग-अलग डेवलपर्स हैं, और ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम लोग यहाँ पर पूरे कोर्स में पढ़ रहे हैं, गिट, ठीक है? तो अब ये तीनों वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या करते हैं, ये जो तीनों कंप्यूटर्स हैं वो इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट को क्या करते हैं, अपना कोड भेजते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर कोड भेजते हैं, तो ये अपना कोड क्या कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं, मतलब अपना कोड सर्वर पर भेज रहे हैं, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है और ये भी भेज रहा है, ठीक है? सर्वर पर एक मास्टर कोड कॉपी होती है, ठीक है? ये क्या हो गई, कंप्यूटर 1 कॉपी, कंप्यूटर 2 कॉपी, कंप्यूटर 3 कॉपी, एक होती है मास्टर कॉपी, वो सर्वर पर स्टोर रहती है। तो जब भी आप सर्वर पर डेटा पुश करते हैं, तो आप सर्वर से वापस पुल लेते हैं। मतलब आपने जैसे डे एंड पर कंप्यूटर 1 ने, यानी प्रोग्रामर 1, प्रोग्रामर 2 और प्रोग्रामर 3, तीनों प्रोग्रामर्स ने कुछ काम किया, तीनों क्या करेंगे, मास्टर कॉपी में अपना कोड को पुश कर देंगे, और फिर वहां से एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, वो वापस वहां से पुल भी ले लेंगे। तो हर किसी के पास लेटेस्ट कॉपी आ गई, हर किसी के पास क्या आ गई है, लेटेस्ट कॉपी आ गई है, और सर्वर पे भी एक मास्टर कॉपी पड़ी है जिसके अंदर सारी की सारी लेटेस्ट चीजें हैं। अब अगर कल को कोई नया बंदा जुड़ता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसको आपको ज़िप में प्रोजेक्ट डाल के देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव में ज़िप फ़ोल्डर में ज़िप में डाल के दिया पेन ड्राइव के अंदर, और फिर इसने अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया या अपने यहाँ सेटअप किया, नहीं, कुछ नहीं करना। उसको सिर्फ क्या करना है, उसको गिट से जोड़ देना है, और उसको बोलना है कि वो फर्स्ट टाइम पर क्या करे, पुल ले ले। तो वो मास्टर से पुल लेकर अब वो भी इस रेपो का, इस रेपॉजिटरी का क्या बन गया, एक कंट्रीब्यूटर बन गया, एक हिस्सेदार बन गया, ठीक है? तो अब वो भी अपना कोड क्या करने वाला है, इधर जो भी काम वो करेगा वो पुश एंड पुल करता जाएगा, ठीक है? और जब इतने बड़े सिस्टम पर काम हो रहा है, मतलब जहां पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, जहां पर 3-4 प्रोग्रामर्स या 5-6 डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं, वहां पर ये भी पता लगाना ईजी होता है कि किसने एक एरर क्रिएट की है। जैसे यहाँ पर ये लोग हैं, 4 लोग हैं, और एक फीचर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ सही था, बट इसको C4 को, जो नया बंदा आया था, अभी फ्रेशर है, तो उसको बोला कि तुम कुछ छोटा-सा चेंज कर दो। तो उसने क्या किया, एक छोटा-सा चेंज किया फीचर 1 के अंदर, और उस वजह से फीचर 2 जो है वो अफेक्ट हो गया, फीचर 2 में कुछ चेंजेस आ गए। तो अब पता चल सकता है कमिट के थ्रू कि किसने लास्ट में ये फीचर में जो चेंज आए हैं, वो किसने किया, सो दैट कि उसको बोल सके कि तुम ये रेक्टिफाई करो, ये तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम आई है। तो कितने बजे किसने क्या चेंजेस किए हैं, कब किसने कमिट किया है, लेटेस्ट डेटा हर किसी के पास हमेशा हर टाइम पड़ा रहेगा,
अगर कभी सर्वर क्रैश हो जाता है तो इनमें से कोई भी लेटेस्ट डेटा का बैकअप दे सकता है सर्वर को, और फिर अगर बाकी लोगों ने भी काम किया होगा तो वो अपना-अपना कोड वहाँ पर पुश कर देंगे और लेटेस्ट डेटा उधर सर्वर पर चला जाएगा। तो अब वो टेंशन जो थी, जैसे पहला जो था लोकल वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम में जो थी कि एक लोकल सर्वर पर लोकल सिस्टम पर है, तो किसी और के साथ कोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अगर वो सिस्टम क्रैश होता है तो सब कुछ गया। फिर आया प्रॉब्लम कि अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो सारा डेटा तो सर्वर पे पड़ा था। हम तो हर बार उधर से डेटा लेते थे और काम करते थे, तो हमारे पास तो लेटेस्ट डेटा है नहीं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सारा डेटा सर्वर पे भी रख सकते हो और अपने पास भी रख सकते हो। मतलब एक मास्टर कॉपी भी होगी और एक कंट्रीब्यूटर कॉपी भी हर किसी के पास अपनी-अपनी पड़ी रहेगी। तो यही है आपका गिट, जो कि इस तरीके से काम करता है। जैसे ये मास्टर कॉपी हो गई और ये देखिए ये आपका योर कोड, समवन एल्सेस कोड। आप क्या कर रहे हो, कोड अपना मास्टर कॉपी के अंदर अटैच करवाते जा रहे हो और हर किसी के पास ये अवेलेबल है। तो अब गिट की वापस डेफिनेशन पे अगर हम लोग चलें, सो गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम। कैसा वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है, जो बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए हेल्प करता है स्पीडली एंड इफेक्टिवली। अब जब भी हम लोगों को किसी भी फीचर को एक दूसरे के साथ शेयर करना हो, या किसी भी, जैसे हम लोग अगर बात करें कि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10। तो अगर ये विंडोज़ 10 जो है वो डे 1 पर तो ऐसा नहीं था, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंजेस आकर ऐसा बना है। या फिर आज मैं अगर फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट पर डे 1 पर फ्लिपकार्ट का ऐप वैसा नहीं था जैसा आज है। तो उसमें जो धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं वो एक बंदा नहीं करता। हो सकता है 10 बंदे करते हैं या हो सकता है 100 बंदे कर रहे हैं। तो 100 बंदों के पास वो सेम टाइम पर कोड कैसे जाता है? वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जाता है, और वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है, वो है गिट। तो आप काफ़ी जगहों पर जब आप एज़ अ डेवलपर कहीं पर जाएँगे तो लोग आपको पूछेंगे भी कि क्या आपको गिट आता है? क्या आप गिट पे काम कर सकते हो? क्योंकि गिट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवऑप्स में। जब भी आप गिट को जानते हो तब आपकी जो रिकॉग्नाइज़ेशन होती है या आपकी जो वर्थ होती है वो थोड़ी अलग होती है, बजाय उनके जिनको गिट की नॉलेज नहीं होती है। सो गिट को क्यों यूज़ करना चाहिए, ये भी हम लोग साथ-साथ में समझ लेते हैं। सो गाइस, गिट को यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, गिट के भी कुछ कॉन्स हैं बट बहुत कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोस डिस्कस कर रहा हूँ। गिट जो है वो बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस देता है, ठीक है? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म होता है, गिट को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? बहुत ईज़ी होता है उसमें ट्रैक करना कि कब कौन-सा चेंज आया है, कोड में कब कौन-सा चेंज आया है, ये ट्रैक करना बहुत आसान होता है गिट में। ईज़िली मेंटेनेबल होता है, रोबस्ट होता है, कभी भी कोई भी एरर आई तो वो बहुत आप फटाक से निकाल पाएँगे कि कहाँ पर एरर आई है, किस जगह पर एरर आई है, ठीक है? देन गिट क्या करता है, गिट आपको एक कमांड लाइन यूटिलिटी देता है। कमांड लाइन यूटिलिटी मतलब गिट को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, उसको कहते हैं गिट बैश। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे। तो आप क्या करते हो, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हो, सो दैट आप कमांड लाइन के थ्रू, CUI के थ्रू उस पर्टिकुलर गिट के रिपॉजिटरी को पुल, पुश, कमिट कर सको। मतलब जो भी आपको डेटा उसमें से डालना है, निकालना है, जो भी करना है, वो आप CUI के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है? फिर आती है हमारी गिट की एक और, गिट का एक फीचर है या गिट का एक और सॉफ्टवेयर कह लीजिए जो गिट आपको प्रोवाइड करता है, गिट GUI, ठीक है? ये गिट GUI जो है ना, वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या था, CUI कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कह सकते हो आप, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है? तो कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस ये है कि वहां आपको कमांड लिखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे कोई डेटा पुश करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट पुश, ये कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है? व्हेयरएज़ ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गिट प्रोवाइड करता है, उसमें जस्ट आपने क्लिक किया और वो अपने आप पुश कर देगा, आपने क्लिक किया तो वो पुल कर लेगा, आप क्लिक करोगे तो कमिट कर लेगा, साइन ऑफ करना है या कुछ भी नया ब्रांच क्रिएट करना है, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर रिपॉजिटरी होती है उसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, जैसे हमने अभी बात की C1, C2, C3। तो आपको कोई ब्रांच वगैरह कुछ भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए GUI आपको एक पर्टिकुलर जस्ट आइकन दे देता है, क्लिक करिए और हो गया काम। तो गिट को यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि हमारे कोड को मैनेज करके ये रखता है, कोड के वर्ज़न्स को मैनेज करके रखता है, कोड को डिस्ट्रीब्यूटेड रखता है, सो दैट हम लोग जब भी किसी एक नए बंदे को हमारे प्रोजेक्ट्स पे ऐड करते हैं, तो वो नया बंदा जो होता है, वो तुरंत हमारे उस काम को साथ में, हमारे काम के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर सकता है। ये नहीं कि हमने उसको अपना कोड दिया, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो सारी चीज़ें गिट के थ्रू या किसी भी वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हटाई जा सकती है। बट गिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम, या मैं कहूँ कि
ओनली बेस्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं और आपको भी ये जरूर सीखना चाहिए। सो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गिट क्या है, कैसे काम करता है और क्यों आपको गिट सीखना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।